हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पेपर वन स्टार्ट करने वाले हैं, ईवीएस ऑप्शनल जेपीएससी अखबारों का। ठीक है। तो पेपर वन में हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स देखेंगे। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट हम करने वाले हैं वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जो सिलेबस में हमारा वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में हमें जानना है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल, थर्मल, नॉइज एंड मरीन पॉल्यूशन। ठीक है, हजार टॉपिक। इनका हमें कॉज, इफेक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ सब देखने हैं। ठीक है। और क्या देखना है, सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉल्यूशन इन अर्बन, इंडस्ट्रियल एंड रूरल एरियाज। ओके। तो सारे टॉपिक्स को हम वन बाय वन देखेंगे और यहाँ पे टू द पॉइंट डिस्कशन होगा। सिलेबस में जो हो वही डिस्कशन होगा, इधर उधर हम नहीं करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। और इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, जो भी हम लेक्चर्स करेंगे उसका नोट्स मेरे चैनल पे इस चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का। वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको नोट्स भी इसका मिल जाएगा, इस लेक्चर का। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हम लेते हैं एयर पॉल्यूशन। तो पहले होगा एयर पॉल्यूशन का डिफिनेशन कि डिफिनेशन क्या होता है। द एयर पॉल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ इंडोर एंड आउटडोर environment by chemical, physical, biological agents that modify the natural characteristics, जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ऑफ द एटमोस्फेयर, पोजिंग रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम। तो एयर पॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है कि कंटेमिनेशन होता है इंडोर एंड आउटडोर इन्वायरमेंट का बाय केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो ये केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या होते हैं? तो केमिकल फिजिकल एजेंट्स हो गए आपके, ये केमिकल फिजिकल बोल रहा है ये। इसमें आ गए आपके गैसियस, जितने भी गैसेस होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड हो गए। ठीक है। एंड अदर गैसेस हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस टाइप के गैसेज हो गए, ये केमिकल एंड फिजिकल पॉल्यूटेंट्स में आ गए। अब बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स क्या होता है? बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स, तो जो बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स होता है इसमें आपके हो गए क्या? फंगाई हो गए, फंगाई, माइक्रोब्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए। ठीक है, एटीसी। ये सब आते हैं बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स में। ठीक है। ये हो गया एयर पोल्यूशन का डेफिनेशन, जो हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन पूछने के बाद उसे शुरुआत कर सकते हैं डेफिनेशन से। तो इसका डेफिनेशन हो गया। देन नेक्स्ट हमारा क्या स्टेज आता है? कॉज। कॉज क्या होता है, मतलब क्या कॉजेज है एयर पॉल्यूशन के? तो कॉजेज करने से पहले इसको हम डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में तोड़ेंगे, पॉइंट वाइज। एक हेडिंग रहेगा, फिर सब हेडिंग्स। ठीक है। जैसे कॉज में एंथ्रो पहला लेंगे हम, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज मतलब क्या हो गए? ह्यूमन इंड्यूस्ड, ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज। ठीक है। ऐसे जो कि ह्यूमंस के द्वारा हुआ हो, जो पॉल्यूशन जो है, एयर पॉल्यूशन ह्यूमंस के द्वारा इंड्यूस्ड किया गया हो, उसको कहते हैं हम लोग एंथ्रोपोजेनिक। और एक होता है नेचुरल कॉजेज, जो एयर पोल्यूशन नेचुरली हो रहा हो, जैसे वोल्केनिक इरप्शन वगैरह से होता है, वो नेचुरली हो रहा है, तो उसको भी हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं इसको एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज में। तो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज में पहला जो होगा, ये हो गया हेडिंग। ऐसे सब हेडिंग जो 1.1 हो गया, इसको हम लोग ऐसे ही डिवाइड करके चलेंगे। ठीक है। और आंसर्स में भी हम जब लिखेंगे आप, तो आंसर्स में भी ऐसे ही आप डिवाइड करेंगे हेडिंग सब हेडिंग में, तो ज्यादा से ज्यादा डायमेंशंस मिल सके और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट जनरेट। आंसर राइटिंग बेसिकली क्या होता है ना, कि जितना पॉइंट जनरेट करोगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको इतने चीजें याद नहीं रहती हैं, तो अगर आपको पॉइंट्स याद है, तो पॉइंट्स याद होने के बाद क्या होता है ना, कि कुछ ना कुछ आप उसमें लिख ही लोगे। ठीक है। तो अगर ये पॉइंट्स आपको याद रह रहे हैं ना एग्जाम में, तो आप उसमें कुछ ना कुछ नीचे उस हिसाब से लिख रहे हो। तो पॉइंट जनरेशन सबसे मेन होता है। और जो कॉपी चेक करता है एग्जामिनर, उसके लिए भी पॉइंट्स को ही देखता है। वो पूरा में भी ना पढ़े, पूरा आंसर पढ़ने से रहा, वो पॉइंट्स को देखेगा कि हाँ ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है वगैरह, तो उसमें मार्क्स फेच करने में ज्यादा आसानी होता है। ओके। तो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हम देख रहे हैं। इसमें फर्स्ट एंथ्रोपोजेनी में क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्री। जो प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन और इंडस्ट्री के द्वारा, उनके द्वारा जो पॉल्यूशन होता है, वो एक कॉज फर्स्ट हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक में।
अब इसमें क्या हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल कंबस्शन। अब फॉसिल और फ्यूल कंबस्शन से कैसे पॉल्यूशन होता है? तो पावर प्लांट्स जो होते हैं, जब एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है, फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं। तो जो फॉसिल फ्यूल बर्न करने से जो गैसेस रिलीज होते हैं, जो हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 रिलीज हो रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। ये सब जो पावर प्लांट्स में जो गैसेस, हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं, उनसे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, उनसे एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने देखा है फॉसिल फ्यूल कंबस्शन के कारण, ठीक है। फॉसिल फ्यूल जो हम जलाते हैं, उससे जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वगैरह में जो फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं, जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इनसे जो हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, उससे हमारा एयर पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो एनर्जी प्रोडक्शन में जो सब हेडिंग हो गया, फर्स्ट क्या हो गया, फॉसिल फ्यूल कंबस्शन। दूसरा, वेस्ट इंसिनरेशन, ठीक है। जब आप गार्बेज को बर्न करते हो, ठीक है, तो उससे भी हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, ठीक है। तो जैसे बर्निंग ऑफ गार्बेज रिलीजेस टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स वही हार्मफुल गैसेस हो गया, सच एज ब्लैक कार्बन रिलीज होता है, सूट होता है, कार्सिनोजेंस होता है। ये जो ब्लैक कार्बन होता है ना, ये ब्लैक कार्बन आइस के मेल्ट में भी बहुत ज्यादा इसका रोल प्ले होता है, ब्लैक कार्बन का। जो सनलाइट हमारा आता है, सनलाइट यहाँ से ब्लैक कार्बन, अगर जैसे कि बहुत सारे रीजन्स है आइस को मेल्ट करने में, जो हमारे आर्कटिक रीजन्स है, वहां पे जब ब्लैक कार्बन जमा हो जाता है, तो सनलाइट जब उस पर गिरता है, तो ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता होता है, रिफ्लेक्शन इस आइस का कम हो जाता है, एब्जॉर्ब कर देता है, उसके कारण आइस हमारा ज्यादा ज्यादा पिघलने लगता है। ये भी एक ब्लैक कार्बन का मेन रीजन है, ठीक है, पॉल्यूशन के कारण। देन वेस्ट इंसिनरेशन हो गया। उसके बाद हो गया इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हो गए। अब इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वेस्ट प्रोसेसिंग में भी एमिट होता है, पॉल्यूटेंट्स बहुत सारे रिलीज होते हैं, जैसे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट देखा एंथ्रोपोजेनिक में, पहला देखा एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री से कैसे कॉज होता है। तो उसमें एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री में पहला हमने देखा फॉसिल फ्यूल कंबस्शन से हो रहा है, फॉसिल फ्यूल हम जला रहे हैं, तो उससे डिफरेंट डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह निकल रहे हैं, ठीक है। सेकेंड हमने पॉइंट क्या देखा, इसमें वेस्ट इंसिनरेशन हो रहा है, वेस्ट को जो जलाते हैं, वे इंसिनरेशन मतलब क्या होता है, इंसिनरेशन मतलब क्या होता है, जलाना, ठीक है। तो वेस्ट को आप जलाते हैं तो डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स गैसेस निकलते हैं, टॉक्सिन्स निकलते हैं, उससे भी एयर पॉल्यूट होता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस मतलब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई भी हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग से निकलता है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वेस्ट प्रोसेसिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स एमिट होते हैं, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल जो कॉज है, जो इंडस्ट्रीज का निकलते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और सेकंड क्या है, अब ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन से एयर पोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है। तो व्हीकल एग्जॉस्ट, फर्स्ट हम देखेंगे व्हीकल एग्जॉस्ट। तो व्हीकल्स के से जो धुआं निकलता है, उससे हमारा एयर पॉल्यूट होता है। जैसे कार, ट्रक, शिप्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स आर मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स सच एज कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, एंड पार्टिकुलेट मैटर फॉर बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। आप ट्रेन चलाओ, उसमें फॉसिल फ्यूल्स बर्न होता है, जो पहले ट्रेन कोल से ट्रेन चलते थे, कोयले से, उससे भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वगैरह निकलते हैं उससे। आप कार चलाते हो, जो पर्सनल कार यूज करते हो, उससे जो एयर धुआं निकलता है, ठीक है, उससे भी कार्बन मोनोक्साइड वगैरह आता है, पार्टिकुलेट मैटर्स आता है, ठीक है। तो पहला रीजन हमारा ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, व्हीकल एग्जॉस्ट का। सेकेंड रीजन क्या होगा, नॉन एग्जॉस्ट। अब एग्जॉस्ट का हम लोग देख लिए कि धुआं निकलता है उससे, स्मोक निकलता है उससे भी, जो व्हीकल्स है उससे हमारा एयर पॉल्यूट होता है। अब नॉन एग्जॉस्ट एमिशन क्या होता है, द रिलीज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, वियर एंड टियर ब्रेक्स। ये क्या होता है, देखो, हम जब ब्रेक लगाते हैं ना कार के, तो जो फ्रिक्शन होता है, जो रोड और टायर के बीच में, उससे भी हमारा एक पॉल्यूटेंट रिलीज होता है, पार्टिकुलेट मैटर, ओके। एंड डिस्टर्बेंस ऑफ रोड सर्फेसेस, उससे होता है। तो ये नॉन एग्जॉस्ट एमिशन हो गया। देखो दो डायमेंशन यहाँ पे जनरेट हो गए, क्यों नहीं, ट्रांसपोर्टेशन में एक तो व्हीकल एग्जॉस्ट हो गया, चलो ठीक है। अब नॉन एग्जॉस्ट हो गया, वो भी देख लो, ये हो गया कि दो पॉइंट्स इससे जनरेट हो गए। अब अगर ये
आप पॉइंट्स याद लर्न कर लेते हो ना, तो एग्जाम में या कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हो नीचे, ठीक है, लेकिन पॉइंट्स लर्न करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, तो हम लोग दो पॉइंट देख लिए, एक तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस देखे, दूसरा क्या देखे, ट्रांसपोर्टेशन का। अब थर्ड हमारा क्या हो गया, एग्रीकल्चर से कैसे एयर पोल्यूशन होता है, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग से। तो पहला तो सबको पता है कि फर्टिलाइजर्स जो हम यूज करते हैं, उससे जो हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं, लाइक अमोनिया, ठीक है, उससे हमारा एयर पॉल्यूट होता है, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड से। दूसरा लाइव स्टॉक से कैसे होता है, तो लाइव स्टॉक के डाइजेशन में, जब लाइव स्टॉक जो हमारे जो काऊ हो गया वगैरह खाना खाते हैं, तो उनका जो डाइजेशन प्रोसेस है, डाइजेशन प्रोसेस जो उनका होता है, उससे भी मीथेन रिलीज होता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ कैटल एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल वेस्ट। तो जो उनका प्रोसेस होता है डाइजेशन का, उससे हमारा मीथेन गैस रिलीज होता है, ठीक है, तो उससे हमारा एयर पोल्यूशन होता है, मीथेन। ओके, देन लाइव स्टॉक हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट स्टबल बर्निंग। आपको पता है कि स्टबल बर्निंग के कारण दिल्ली में भी बहुत सारा पॉल्यूशन का कारण बना है, स्टबल बर्निंग। जो पंजाब और हरियाणा में हम जो क्रॉप्स होते हैं, जो उनका बचा हुआ पार्ट होता है, उसको जब हम बर्न करते हैं, लास्ट में जो फार्मर्स बर्न करते हैं, उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। ये तो बहुत बड़ा रीजन बताया जा रहा है, उतना बड़ा रीजन है नहीं स्टबल बर्निंग एयर पॉल्यूशन में दिल्ली का, लेकिन हाँ, कुछ परसेंट इसका अफेक्ट करता है उनको, ठीक है। तो स्टबल बर्निंग रीजन हो गया, प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग क्रॉप रेसिड्यू रिलीजेस स्मोक कंटेनिंग पार्टिकुलर मैटर एंड टॉक्सिन्स। ओके, तो थर्ड पॉइंट हम लोग एग्रीकल्चर में क्या देखा, स्टबल बर्निंग, ठीक है, तीन ही पॉइंट था। तो एक तो हम लोग एग्रीकल्चर में क्या देखें, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, ठीक है, और लाइव स्टॉक सेकेंड पॉइंट हो गया, थर्ड स्टबल बर्निंग। एग्रीकल्चर में तीन पॉइंट हमने यहाँ पे देख लिया। चलो, अब फोर्थ पॉइंट क्या है, हाउस होल्ड एंड इंडोर पॉल्यूशन। हाउस होल्ड से कैसे हम पॉल्यूट करते हैं, एयर पॉल्यूशन होता है। तो हाउस होल्ड से क्या होता है, कंबशन डिवाइसेस, बर्निंग ऑफ सॉलिड फ्यूल्स। आप लकड़ी जलाते हो, कोल जलाते हो, काउ डंग, गोबर के जो बने होते हैं उफले, उससे उसको आप जलाते हो, तो उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होता है, ठीक है। सेकेंड क्या है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, जो हम पेंट्स वगैरह यूज करते हैं, उससे हमारा वीओसी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं, ठीक है, तो उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है, और ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट से भी निकलते हैं। ओके, थर्ड क्या, बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग मटेरियल्स में से प्लाईवुड हो गया, कारपेटिंग हो गया, एनिमेट फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड निकलता है कारपेटिंग से। जो हम दरी दरी बोलते हैं उसको, मतलब जो कारपेट बिछाते हैं फ्लोर पे अपने, उससे भी हमारा गैसेज रिलीज होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो बिल्डिंग मटेरियल्स में हो गया। वेंटिलेशन आपका अगर खराब हो, पुअर वेंटिलेशन, एयरफॉल ट्रैप होता है, उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है, सफोकेशन महसूस होता है। अगर अगर पुअर वेंटिलेशन है, दिल्ली वगैरह जैसे बड़े शहर में वेंटिलेशन का बहुत बड़ा इशू है, वो भी एक कारण है वहाँ पर पॉल्यूशन का, घरों में वेंटिलेशन सही से नहीं है। जो फिफ्थ पॉइंट हो गया हमारा, डिफोरेस्टेशन लैंड यूज। अब डिफोरेस्टेशन से कैसे होता है, अब डिफोरेस्टेशन में क्या होता है कि आपका जब आप पेड़ काट कट कर देते हो, तो फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन में हमारा CO2 रिलीज होता है, बहुत सारा CO2। क्या होता है ना कि जो फॉरेस्ट होते हैं, वो CO2 क्या करते हैं, वो टेक करते हैं, वो इनटेक करते हैं CO2 को, ठीक है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। फॉरेस्ट का तो यही काम है, CO2 इनटेक करेंगे, ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जब आप कट कर देते हो, तो CO2 को इनटेक नहीं कर पाते हैं, और इन्वायरमेंट में, एटमोस्फेयर में बहुत सारा CO2 की मात्रा बढ़ जाता है, और उससे क्या होता है, उससे CO2 जब एमिशन हाई हो जाता है, उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये भी कारण है। तो हमने यहाँ पे ये कॉजेज में एक और कॉज, ऐसा चलो नेचुरल सोर्सेज से हो गया, तो हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे इस लेक्चर में एयर पॉल्यूशन देखा, ठीक है, और यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज देखा, ठीक है। कॉजेज में क्या, पहला एंथ्रोपोजेनिक है। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज में क्या देखा, पहले फर्स्ट पॉइंट है एनर्जी प्रोडक्शन इंडस्ट्री का, ठीक है। अब प्रोडक्शन इंडस्ट्री में सब पॉइंट्स, जो सब डायमेंशन हमने देखा है, क्या देखा, फॉसिल फ्यूल कंबस्टन से होता है। बस पॉइंट्स आप याद रख लो, उसके बाद आप नीचे लिख लोगे। वेस्ट इंसिनरेशन से होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड वेस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग से होता है, ठीक है। पहला पॉइंट इंडस्ट्री हो गया एंथ्रोपोजेनिक। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, व्हीकल एग्जॉस्ट से निकलता है। व्हीकल एग्जॉस्ट से कैसे निकलता है, जो कार्स बाइक से जो स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, उससे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वगैरह निकलता है। फिर एक होता है कि नॉन एग्जॉस्ट एमिशन होता है। नॉन एग्जॉस्ट एमिशन क्या हो गया, जो कार के हम लोग ब्रेक्स लगाते हैं, वियर एंड टियर ऑफ ब्रेक्स एंड टायर्स एंड डिस्टर्बेंस ऑफ रोड सर्फेसेस, उससे भी हमारा जो पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होता है वहां से, ठीक है। तो उससे हमारा नॉन एग्जॉस्ट एमिशंस होता है।
थर्ड हमारा हो गया एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री देख लिया हमने, ट्रांसपोर्टेशन देख लिया, अब एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कैसे होता है? पहला तो होता है कैटल। कैटल जो डाइजेशन प्रोसेस होता है कैटल्स का, उससे हमारा मीथेन गैस रिलीज होता है, ठीक है, एंड अमोनिया रिलीज होता है। ये फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड से भी बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स। लाइफ स्टोर देख लिया, स्टेबल बर्निंग हमने देख लिया कि जो क्रॉप का रेसिड्यू, क्रॉप का बचा हुआ पार्ट होता है हम जला देते हैं, उससे भी हमारा एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है, ये एग्रीकल्चर हो गया। हाउस होल्ड एंड इंडोर पॉल्यूशन हमने देखा कि क्या होता है, हम कोल और लकड़ी वगैरह जो घरों में अभी भी गाँव में बहुत जगह यूज होता है, उससे हमारा उनको जलाने में एयर पॉल्यूशन होता है। डेट पॉइंट है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, पेंट्स वगैरह या स्किन केयर प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो उससे भी हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं, जो कि हार्मफुल है एयर, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, कारपेटिंग वगैरह करते हैं, उससे फॉर्मेल्डिहाइड निकलता है। जो कारपेटिंग होता है, प्लाईवुड होता है, उससे फॉर्मेल्डिहाइड निकलता है, चलो ठीक है। पुअर वेंटिलेशन, पता है वेंटिलेशन पुअर होगा तो पुअर वेंटिलेशन के कारण भी एयर पॉल्यूशन होता है। फिर डिफोरेस्टेशन, ये डिफोरेस्टेशन वाला पार्ट है ना, ये कहीं भी आपका अगर पॉल्यूशन में आ रहा है, वाटर पॉल्यूशन में भी ये डिफोरेस्टेशन यूज होगा। एयर पॉल्यूशन में हम लोग आगे भी देखेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट पॉल्यूशंस करेंगे तो उसमें भी हम ये देख पाएंगे कि कैसे यूज होता है। तो डिफोरेस्टेशन पार्ट आप कहीं भी घुसा सकते हो इसको, पॉइंट ये पॉइंट आपको डालना ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अब डिफोरेस्टेशन से आप पेड़ कट कर दे रहे हो, तो जो एटमोस्फेयर से CO2 कंज्यूम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पेड़ क्या होता है, CO2 इंटेक करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो इनटेक CO2 का नहीं हो पा रहा है, इसके कारण एटमोस्फेयर में CO2 बढ़ जा रहा है, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या होता है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने कितने 4 पॉइंट्स जनरेट कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेचुरल सोर्सेज देखेंगे, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज देख लिए, कॉज एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज क्या होते हैं एयर पॉल्यूशन को हमने देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेचुरल कॉजेज देखेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, और इसका आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है उस पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए आप, ताकि मैं और वीडियो ऐसे ला सकूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।